नमस्कार मित्रों, आज मैं पुनः आप लोगों के बीच आज दिनांक 13 जुलाई 2024 को उपस्थित हुआ हूं। आज देश भर की 13 विधानसभा चुनावों के परिणाम आ चुके हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और उनका गठबंधन बुरी तरह हार चुका है और उन्हें 13 में मात्र 2 सीटें मिली हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल की वो 3 सीटें भी शामिल हैं जो उनकी खाली की हुई सीट है। वो सभी सीटें भी तृणमूल कांग्रेस ने जीत ली है और भाजपा हार चुकी है। और अभी तक की जो गतिविधि है और जो पार्टी का रुख है, उससे नहीं लगता है कि भाजपा ने कोई बहुत ज्यादा सबक लिया है। वो अभी भी उन्हीं तरीकों पर काम कर रही है जिससे कॉरपोरेट सेक्टर को लाभ हो। अभी तक उसने ऐसा कोई काम नहीं किया है जो आम जनता से जुड़ा हुआ हो। और इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अभी हाल की जो कुछ प्रमुख घटनाएं हैं, जैसे नीट पेपर लीक का मामला, जो काफी गंभीर मामला है, इसमें हालांकि संबंधित लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कानूनी कार्रवाई की जा रही है और ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि इसमें भाजपा या एनडीए का कोई हाथ है, क्योंकि इसमें जो लोग पकड़े गए हैं मूल रूप से वे सभी एक व्यवसाय के रूप में इस काम को कर रहे थे, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय के भी लोग हैं। चूंकि ये पेपर लीक हजारीबाग से हुआ है अभी तक की सूचना के अनुसार, और उसमें जो लोग शामिल हैं, जिसमें 3 लोगों का नाम आया है, वो अल्पसंख्यक समुदाय से हैं और उसके बाद बाकी लोग बहुसंख्यक समुदाय से भी हैं। इसलिए इसे ये नहीं कहा जा सकता है कि ये भाजपा ने करवाया है। हाँ, ये ज़रूर है कि प्रशासनिक चूक हुई है, और जहाँ तक प्रशासनिक चूक की बात है तो झारखंड में गैर भाजपा सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, तो कुछ ना कुछ दायित्व तो उनका भी बनता है। अब हम वर्तमान परिस्थिति पर बात करें, चूंकि बहुत जल्द झारखंड समेत अन्य 4 राज्यों में चुनाव होने वाला है, जिसमें महाराष्ट्र, हरियाणा ऐसे राज्य हैं जहां भाजपा की सरकार है, और लोकसभा चुनाव में जो दिखा वो भाजपा के खिलाफ दिखा है। इसलिए वहां संघर्ष काफी कड़ा होने जा रहा है। अब है कि लोग, आम जनता, आम लोग भाजपा से दूर क्यों हो रहे हैं, इसे समझने की जरूरत है। जैसे कि जो किसान आंदोलन चला, जिसमें किसानों ने कुछ कानून को वापस लेने की बात कही थी, और आंदोलन काफी बृहद पैमाने पर चला, और भाजपा ने, तब की सरकार ने इसे ईगो का प्रश्न बना लिया और काफी
जद्दोजहद के बाद उसे वापस लिया गया। तो ऐसा देखा जाता है कि सरकार जो भी नियम बनाती है, जो भी वो कानून पास करती है, उसमें जिस विषय पर कानून पास करती है उस विषय के सभी वर्ग के लोगों को, सभी तरह के यूनियनों को, चाहे वो वामपंथी यूनियन हो या दक्षिणपंथी हो या मध्यम मार्गी हो, सभी को शामिल करके सभी के विचार लेने चाहिए। आप केवल कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर संबंधित सचिवों से चर्चा करके कोई कानून नहीं बना सकते हैं। जैसा कि नोटबंदी का जो निर्णय लिया गया, उस समय भी उसी तरह की बात थी, किसी से कोई राय नहीं ली गई और उसका परिणाम सिफर रहा। उतने बड़े चेंज का कोई बहुत फर्क जमीन पर नहीं दिखा और किसान आंदोलन के कारण किसान काफी हद तक भाजपा के खिलाफ हो गए, एनडीए के खिलाफ हो गए। जैसा कि अभी बहुत जल्द बजट पेश किए जाने की संभावना है, तो जो भी बजट अभी पेश किया जाना है उसमें जो चर्चाएं हो रही हैं वो अर्थशास्त्रियों को बुलाकर चर्चा किया जा रहा है। ठीक है, अर्थशास्त्री को बुलाकर चर्चा कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जिनके लिए आप ये ला रहे हैं, जैसे छात्र हैं, किसान हैं, व्यापारी वर्ग हैं, अधिवक्ता वर्ग हैं, रेहड़ी वाले हैं, मजदूर हैं, थोड़ा उन लोगों से भी बात कर लीजिए। उन लोगों की भी शिकायतें, उन लोगों के दर्द को सुनिए, उसे भी समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि केवल शेयर मार्केट का इंडेक्स बढ़ना व्यापार की उन्नति नहीं है और शेयर मार्केट का इंडेक्स गिरना व्यापार की अवनति नहीं है। जब शेयर मार्केट का सिस्टम नहीं था तब भी व्यापार होता था और ऐसा नहीं था कि उस वक्त जो व्यापार होता था उसमें फायदा नुकसान दिखता नहीं था, उस समय भी दिखता था। इसलिए केवल शेयर मार्केट को पैरामीटर ना बनाया जाए, ये मेरा सरकार से अनुरोध है। थोड़ा वकीलों की भी समस्याएं सुनिए, डॉक्टर्स की भी समस्याएं सुनिए, व्यापारी वर्ग की भी समस्याएं सुनिए। केवल एसी कमरे में बैठ करके बजट ना बनाया जाए, उससे आप कमजोर तबके के दर्द को महसूस नहीं कर सकते हैं। शायद सरकार के प्रतिनिधियों को ये पता नहीं है कि हमारे देश में 80% ऐसे लोग हैं जिनकी मासिक आय 10,000 रुपये भी नहीं है। उनको देखकर क्या बजट बनाइए। आपने बिजली का बिल इतना ज्यादा कर दिया है कि लोग उसे चुका पाने में समर्थ नहीं है। लोगों की स्थिति वैसी नहीं है, इस कारण से लोग बिजली चोरी करते हैं, फिर उनको पकड़ते हैं आप लोग कि हजारों हजार रुपया फाइन लगाते हैं, उनको जेल भेजते हैं। तो ये अच्छी चीज नहीं है। आप ये सोच रहे हैं कि हम भारत को एक दिन में अमेरिका बना देंगे, तो ये आपकी गलत सोच है। अमेरिका एक दिन में नहीं बना है। अमेरिका को अमेरिका बनने में
कम से कम 300 वर्ष लगे हैं। अभी तो हमारा आजाद हुए 70 वर्ष के करीब हुआ है, 70 से 75 वर्ष हुआ है, और हमने काफी लंबा सफर तय किया है। आप उनके बारे में सोचिए, जो दिहाड़ी मजदूर है उनको देख के बजट बनाइए। आप उन लोगों को देख करके बजट मत बनाइए जो साधन संपन्न हैं, जो सरकारी नौकरी पेशा में है। ठीक है, उनको भी ध्यान रखना है, लेकिन बेसिक आपका वहां है कि आप जो मूल्य तय कर रहे हैं उसको क्या वो सरवाइव कर पा रहे हैं, उसको देखना होगा आपको। उसको बिना देखे हुए काम नहीं होगा। तो मेरा निवेदन यही है हमारे वित्त मंत्री महोदया से कि अगर मेरी बात आप तक पहुंच रही हो तो कम से कम उन लोगों से चर्चा कीजिए जिनके लिए आप ये नियम बना रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं तो ये हम देखते हैं कि जो अन्य राज्य सरकारें हैं जहां भाजपा की सरकार नहीं है, तो वहां की सरकारों ने, विशेषकर आम आदमी पार्टी की सरकार, उसने जो एक शुरू किया, बिजली फ्री, पानी फ्री, और ये उनका जो मुद्दा था वो हिट रहा, और इस आधार पर उन्होंने दिल्ली के बाद पंजाब में भी सरकार बनाई, जिसे भाजपा वालों ने, विशेष करके भाजपा वालों ने रेवड़िया शब्द की संज्ञा दी। ठीक है, आपके शब्द उचित अनुचित क्या है ये अलग विषय है, लेकिन इस तरह से आप उन्हें गाली दे रहे हैं जो इनका लाभ उठा रहे हैं। और लोगों का झुकाव उस तरफ इस कारण से भी है कि आपने बिजली का मूल्य इतना बढ़ा दिया है कि उसे चुकता करना अच्छे खासे लोगों के लिए काफी मुश्किल हो रहा है। और अभी हाल में ही हमारे झारखंड में, झारखंड की वर्तमान सरकार ने 200 यूनिट बिजली को फ्री किया है। ये भी मुद्दा झारखंड मुक्ति मोर्चा को विधानसभा चुनाव में फायदा पहुंचाएगा। और अन्य सरकारों ने भी अपने राज्यों में किया है। इसलिए मेरा भाजपा और एनडीए के जो भी सरकारें हैं जिन राज्यों में, उन्हें इस पर विचार करना होगा, क्योंकि गरीबों के लिए जरूरतें हैं, उन्हें सरवाइव करने के लिए उन्हें ये सारी चीजें देनी होंगी। इसे इस तरह से ना लिया जाए कि हम टैक्स पेयर के पैसे को हम बांट रहे हैं, हम क्यों बांटेंगे। देखिए, टैक्स पेयर जो टैक्स पे कर रहे हैं वो अर्न कर रहे हैं, इसलिए पे कर रहे हैं। तो आखिर समानता कैसे आएगी? जो कमजोर हैं उन्हें अगर कुछ प्रिविलेज नहीं मिलेगा तो वो फिर उनका जीवन स्तर में सुधार कैसे होगा? इसलिए इन सब चीजों पर ध्यान दिया जाए। एक और महत्वपूर्ण चीज है पुरानी पेंशन योजना। मेरा केंद्र सरकार से, सभी राज्य सरकारों से, विशेष करके भाजपा के राज्य सरकारों से और भाजपा की केंद्र सरकार से ये निवेदन है कि वे पुरानी पेंशन योजना को अविलंब लागू करें, क्योंकि इस योजना को जिस वक्त भी हटाया गया है, जिन्होंने भी निर्णय लिया है, वे मेरे लिए सम्मानीय हैं, लेकिन ये निर्णय कहीं से जनहित में नहीं है, कहीं से भी जनहित में नहीं है। इसलिए राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें पुरानी पेंशन योजना को लागू करें। इसके अलावा अभी आज ही मोदी जी ने बंबई में, मुंबई में काफी योजनाओं के बारे में का उद्घाटन किया, शिलान्यास किया।
लेकिन आप जो जिन योजनाओं को दिखा रहे हैं और जो ला रहे हैं वो फिर उसी 20% लोगों के लिए है जो खाते पीते घरों से है, जो साधन संपन्न हैं। आपकी कोई भी योजना उन 80% लोगों के लिए नहीं है जो जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, 2 जून रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन लोगों के बारे में आप नहीं सोच रहे हैं। उन लोगों के बारे में सोचिए। केवल दिखावा मत कीजिए कि हमने किसान निधि में इतना पैसा दिया, तो हमने महिलाओं को इतना पैसा दिया। इस तरह से नहीं होता। बेसिक बदलाव लाना होगा। और ये निर्णय आर्थिक रूप से कुछ नुकसानदायक हो सकता है, लेकिन सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और रणनीतिक रूप से लाभकारी होता है। कभी कभी ऐसा होता है राजनीति में कि कुछ लाभ के लिए कुछ आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन वो आर्थिक नुकसान भी लंबे समय में वो आपको पुनः फायदा ही देगी, नुकसान नहीं देगी। तो यही विमर्श है हमारा। और बाकी सारी बातें तो होती रहेगी। एक चीज और, जो भाजपा की जो चुनावी रणनीति है उसमें सुधार लाने की जरूरत है। आम जनता से जुड़ने की जरूरत है, विशेष करके पश्चिम बंगाल, जिसे अगर भाजपा जीतना चाहती है तो उसके लिए उसे अपने तौर तरीकों में काफी बदलाव लाना होगा। सर्वप्रथम ममता दीदी के टक्कर में उनके सामने किसी एक फेस को खड़ा करना होगा और उसे संघर्ष करना होगा। वो 1 दिन में 2 दिन में नहीं होगा, क्योंकि अगर हमें स्मरण हो तो नीतीश जी ने लालू सर जी से अलग होकर के 1995 में समता पार्टी बनाई और 1995 का चुनाव लड़ा लालू जी के खिलाफ। उनकी पार्टी मात्र 7 सीट जीत पाई। उसके बाद पुनः सन 2000 में चुनाव लड़ा। 2000 में सीटों की संख्या बढ़ी। तब तक समता पार्टी जनता दल यू में बदल चुकी थी। उसके बाद पुनः 2005 का चुनाव लड़ा, तब जाकर के वो लालू यादव को पराजित कर पाए। तो संघर्ष थोड़ा लंबा होगा। बिना संघर्ष के आप ममता दीदी, जो कि एक जमीनी नेता हैं, उन्हें सत्ता से बाहर नहीं कर सकती हैं, क्योंकि ममता दीदी उन गरीबों के, उन रेहड़ी वालों, ठेले वालों, झोपड़ी वालों के दिलों में बैठी हुई हैं, जिनके पास शायद भाजपा वाले एक दूरी बनाकर चलते हैं। क्योंकि अपनापन केवल बोलने से नहीं होता, अपनापन दिखना चाहिए कि हम आपके साथ हैं। तो इसलिए पश्चिम बंगाल भाजपा को सबसे पहले ममता दीदी के टक्कर में किसी चेहरे को लाना होगा। और अगर कोई भी ये सोच रहे हैं कि मोदी जी या अमित शाह बंगाल को फतह करके तोहफे में दे देंगे, तो ये उनकी भूल है। ये उनकी भूल है। उन्हें संघर्ष उन्हीं लोगों को करना होगा जो वहां पर राजनीति करते हैं, जो स्थानीय नेता हैं, और जिसमें मेरे हिसाब से शुभेंदु अधिकारी सबसे सुयोग्य व्यक्ति हो सकते हैं। किंतु उन्हें भी थोड़ा धैर्य रखना होगा, अपनी वाणी में शीतलता लानी होगी, और
जो सत्ता में हैं उनके प्रति अब शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। अगर वो करते भी हैं फिर भी आपको नहीं करना है। आपको दायरे में रहना है, मर्यादा में रहना है, शालीनता में रहना है, क्योंकि बंगाल की जनता शालीनता को पसंद करती है, आक्रामकता को पसंद नहीं करती है। सबसे पहले इस चीज को सीखना और समझना होगा। आपको ये देखना होगा कि ममता दीदी ने किस तरह से सीपीएम को पदस्थ किया, उसी तरह संघर्ष करके ही आप टीएमसी को पदस्थ कर सकते हैं। और जो भी मुद्दे होंगे वो जमीनी मुद्दे होने चाहिए, और जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति ही टीएमसी को सत्ता से बेदखल कर सकता है। कोई बोरो प्लेयर उन्हें कदापि अपदस्थ नहीं कर सकता है। जहां तक झारखंड की बात है तो इसमें कोई संदेह नहीं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने यहाँ की आम जनता, गरीब जनता, ग्रामीण जनता के लिए काफ़ी कुछ किया है, जमीनी स्तर पर काम किया है। और यहाँ की गरीब जनता, आम जनता, वो आज भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ है। और यहाँ भी जो भारतीय जनता पार्टी की इकाई है, जो बाबूलाल मरांडी जी हैं, ये लोग जमीनी मुद्दे यहाँ भी नहीं उठा रहे हैं और जमीनी संघर्ष नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन्हें सोरेन परिवार को के प्रति आप शब्दों का प्रयोग ना करें। सोरेन परिवार की मान हानि, प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास ना करें। अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो जनता देख रही है और जनता अपना निर्णय देगी। लेकिन किसी की गलती को अगर हम बार बार उभारते हैं तो लोग आप में ही गलती ढूंढने लगेंगे। इसलिए इससे हमें बचना होगा और इस प्रकार हम एक बदलाव ला सकते हैं। तो आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी से निवेदन करता हूं कि मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस विचारों को लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।